नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकर भारत स्किल सीरीज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारत स्किल्स का प्रिंट निकाल के जो भी नियमित क्वेश्चन बैंक है इनका, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमने ITI फर्स्ट ईयर का टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर लिया हुआ है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चंस कुछ अधिक दिए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को हम दो पार्ट में करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 से, जो हीट एंड टेम्परेचर का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बताऊंगा। एक होता है हीट, जैसा कि चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर, तो एक होता है हीट, दूसरी चीज होती है टेम्परेचर। देखिए हीट क्या होती है। हीट एक, जिसे हिंदी में ऊष्मा कहते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है, जो हमें गर्मी या सर्दी का एहसास कराती है। ऊष्मा का अब जो कारण होता है मॉलिक्यूल्स के वजह से, जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से ऊष्मा जनरेट होती है। ये एक तरह की एनर्जी होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि टेम्परेचर की परिभाषा क्या होती है, इंग्लिश में बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत कम शब्दों की डेफिनेशन, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर, कि कोई वस्तु किसी की अपेक्षा कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसको हम बोल देते हैं टेम्परेचर। जबकि हीट क्या होती है, हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट की वजह से जो उसमें जो उसमें एनर्जी डेवलप हो रही है उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं हीट। जबकि टेम्परेचर क्या है, कोई वस्तु किसी दूसरे की अपेक्षा कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इसका ये होता है, जो हीट होती है इसकी यूनिट होती है कैलोरी या फिर जूल में इसको हम नापते हैं, मगर जो टेम्परेचर होता है इसको हम फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, रीवर स्केल्स वगैरह में नापते हैं। जैसा हम बोलते हैं ना आज इतने डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, ठीक है, तो वो सब तापमान होता है। जबकि हीट क्या होती है, इसको हम कैलोरी में नापते हैं, जूल में नापते हैं। और एक चीज और होती है, हीट को नापने के लिए हम कैलोरी मीटर का यूज करते हैं, जबकि टेम्परेचर को नापने के लिए आप किससे नाप सकते हैं, आप इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से नाप सकते हैं। ठीक है, पायरोमीटर आता है इसके लिए। तो जो थर्मामीटर होता है हमारा, वो टेम्परेचर नापने के काम आता है। तो इस चीज को डिस्कस करेंगे तो आपके आधे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच रेफर्स टू द टेम्परेचर। अब देखिए, अब टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि यह ऊर्जा का एक रूप है। नहीं, ये हीट का पॉइंट है। हीट एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यह ऊष्मा की अवस्था बताती है, यह पॉइंट सही है। जो टेम्परेचर होता है वो ऊष्मा की अवस्था बताता है। ठीक है, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं, यह किसी पदार्थ की ऊष्मा को निर्दिष्ट करता है। नहीं, इट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। तो मैंने आपको यह बताया था, कैलोरीमीटर से किसको नापते हैं, हीट को नापते हैं, ऊष्मा को नापते हैं। ठीक है, तो ये भी ऊष्मा का पॉइंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन बी, कि जो टेम्परेचर होता है वह ऊष्मा की अवस्था बताता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसका आंसर है बी, हीट की एसआई यूनिट जूल होती है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट। हीट नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अभी बताया था मैंने, हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर का। ये जो थर्मामीटर होता है ये भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम टेम्परेचर नापते हैं। पायरोमीटर से भी हम टेम्परेचर ही नापते हैं, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। भट्टी, जैसे जो फिटर वाले हो जानते होंगे, जैसे हीट ट्रीटमेंट में जो भट्टी होती हैं, जो उनका टेम्परेचर हमको नापना होता है तो हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। जबकि बैरोमीटर ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो ये कैलोरी की परिभाषा है। जैसा कि आप सभी लोगों ने, कैलोरी बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, जो हमारे कॉमनली जो फूड आइटम्स आते हैं उनके पैकेट में कैलोरी लिखा रहता है। ठीक है, ये वही वाला कैलोरी है। ठीक है, ये एनर्जी की यूनिट है कैलोरी। तो कैलोरी की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होती है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी का मतलब होता है, अगर आपके पास 1 ग्राम पानी आपने लिया है, ठीक है, 1 ग्राम पानी बहुत कम क्वांटिटी हुई, आपने 1 ग्राम पानी तापमान लिया है, आपने 1 ग्राम पानी लिया हुआ है, और आपको अब उस 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी।
अगले प्रश्न में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्पेसिफिक हीट की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें आप यहां से नीचे से इसको हीट दे रहे हैं और इसमें आपने कोई 1 ग्राम किसी वस्तु का लिया हुआ है, तो आपको इसको कितनी हीट देनी है कि इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। मान लीजिए हीट करने से पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, हीट करने के बाद 21 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपने इस बीच इसको कितनी हीट सप्लाई की, ठीक है, वही होती है स्पेसिफिक हीट। तो पानी के लिए इसका मान होता है 1। अगला क्वेश्चन, which type of heat is the heat absorbed or given off by a substance without changing its physical state। किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है, छोड़ा जाता है। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सेंसिबल हीट है। देखिए दो तरह की हीट और होती है, एक होती है लेटेंट हीट, जब भी कहीं पर कुछ उसकी अवस्था का परिवर्तन हो रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा या फिर लिक्विड से गैस बन रहा होगा, ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, या तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा। जब भी उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी तो हमेशा आंसर उसका लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है कि हम जब किसी वस्तु को देते हैं तो उसका तापमान वही रहता है मगर उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। मान लीजिए अभी यहां पे कोई पानी है, ठीक है, इस तरह से यहां पे कुछ पानी भरा हुआ है, अगर आपने इसको कुछ हीट दी, ठीक है, इसका तापमान अभी वही रहा, जो पहले था वही रहा, मगर ये भाप में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट, ठीक है। सेंसिबल हीट क्या होती है, जो हम सेंस करते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं, हमारी जो कड़ची गर्म होके गर्म खाने की वजह से कड़ची गर्म हो जाती है, वो जो हीट है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही, अगर फिजिकल स्टेट चेंज होती तो कौन सी स्टेट हीट हो जाती, लेटेंट हीट हो जाती, मगर अभी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो हो जाएगी सेंसिबल हीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो ये करने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि हमारे कोर्स में 3 तरह के थर्मामीटर स्केल हैं, ठीक है। थर्मामीटर स्केल भी कई तरह के होते हैं, एक है फ़ारेनहाइट जिससे हम बुखार नापते हैं नॉर्मली, दूसरा है डिग्री सेल्सियस का, और एक रीमर का है। रीमर के क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, फिर भी आपको बता दूंगा मैं। तो देखिए इसकी आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए, एक है मेल्टिंग पॉइंट, एक है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को मैं एमपी कह रहा हूं, बीपी हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में पानी जमना शुरू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। जब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होगा तब आपका पानी जमना शुरू हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट इसमें होता है कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो पानी स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू कितनी होती है, बहुत कॉमन है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी जमना, बर्फ बननी शुरू हो जाती है। और 100 डिग्री सेल्सियस में आप सभी को पता है क्या होता है, पानी उबलने लगता है, होता है। तो यही आपस में इनका रिलेशन होता है। और रीमर स्केल में ये 0 और 80 होता है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर आपको आपस में कन्वर्ट करना है तो भी उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है C/100 = F-32/180 = R/80, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे उसमें, क्योंकि ये जनरली यूज नहीं है, जो भी भारत स्केल के क्वेश्चन में R/80 वाला नहीं है, रीमर स्केल नहीं है, तो उसको हम थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं। C/100 = F-32/180, इससे कैंसिल, 5 2 5 10 2 9 18, C/5 = F-32/9। तो अभी जो भी आगे वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो आप इसको सीधे भी याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। C/5 = F-32/9, जिसमें C सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा और F फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करेगा। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि फ़ारेनहाइट में अगर किसी तापमान की वैल्यू 40 है तो सेल्सियस में कितनी होगी, या फिर सेल्सियस में दी होगी तो फ़ारेनहाइट में पूछी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो इससे थोड़ी आपको थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा और ये टेबल याद करने में इजी रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो अभी अभी हमने देखा क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये सेल्सियस में पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर रीमर में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 80 डिग्री रीमर, ठीक है। एक स्केल और आता है केल्विन, केल्विन बताना भूल गए, केल्विन में बता देते हैं, चलिए यही बता देते हैं। देखिए केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोलेंगे, वो या तो केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल करके कंफ्यूज करेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बस आप इतना याद रखना कि केल्विन का टेम्परेचर जब भी आप सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो आपको केल्विन मिल जाएगा, बस एक रिलेशन ये याद रखना है आपने।
केल्विन स्केल इक्वल्स टू सेल्सियस स्केल प्लस 273। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। देखिए वही पूछ लिया उसने क्या पूछ लिया कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है केल्विन स्केल में। सेल्सियस में सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे सी का 0 रख दिया प्लस 273, तो कितना आ गया 273 केल्विन। ये याद भी रख सकते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न है, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। हमसे पूछा गया है कि 45 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर उसमें कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले पे जाएंगे जो हमने ड्राइव किया था, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए C की वैल्यू हमको दी है 45 डिग्री सेल्सियस और F की वैल्यू हमको निकालनी है, तो C की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं 45/5 इक्वल्स टू F की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ऐसे ही रहने देंगे अपॉन 9। 5 9 जा 45, ये उधर जाएगा तो 9 इंटू 9 इक्वल्स टू F-32। 81 इधर -32 इधर आगे +32 इक्वल्स टू F। 2 + 1 3, 8 + 3 11, तो ये आ गया 100 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से बहुत इजी है। इस तरह का एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एट व्हाट टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मामीटर्स गिव द सेम रीडिंग। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत पूछा जाता है। वैसे इसकी -40 डिग्री सेल्सियस वैल्यू होती है, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको याद होगा, मगर इसको ड्राइव कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमसे पूछा गया है कि किस तापमान पे जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल होता है सेम रीडिंग देता है, तो हमको सी की वैल्यू F दी गई है। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। अब C की वैल्यू C इक्वल्स टू F है या फिर F इक्वल टू C है, कुछ ही बोलिए, तो C की जगह हम क्या रख देते हैं, F रख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। बस अब यहाँ से F की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना आ गया 9F इक्वल्स टू 5F माइनस 5 2 10, 5 2 15 और 16। 9F माइनस 5F इक्वल्स टू -160, तो 9 में से 5 गया, 4F इक्वल्स टू -160, तो F की वैल्यू आ गई -160/4, ये आ गई -40। ठीक है, तो 40 डिग्री जो -40 डिग्री का तापमान होता है उसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की वैल्यू सेम होती है। ये इसका डेरिवेशन था, आप इसको सीधे भी याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है -273 सेल्सियस को हमको केल्विन में करना है। बहुत सिंपल है, देखिए मैंने आपको केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था कि सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें -273 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -273 और +273 है ही, तो ये माइनस है प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा और 0 आएगा, तो 0 डिग्री केल्विन होगा। बस इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान है और हमसे पूछा गया है कि वो सेल्सियस में कितना होगा। फिर से बढ़ते हैं अपनी फॉर्मूले की तरफ, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। अब की बार हमको क्या है, F की वैल्यू दी गई है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू पूछी गई है। अगर किसी तापमान की वैल्यू 23 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में है तो सेंटीग्रेड स्केल में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखते हैं कितनी होगी। C/5 इक्वल्स टू F की जगह कितना रख देंगे 20 -32/9। C/5 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे आएगा -12/9, तो आ जाएगा -12/9 इंटू 5। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। बस अब उसे करना है, तो ये इसको डिवाइड देंगे कितना आएगा, 3 1 जा 3 पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 5, 5 3 जा 15, 16, 5 1 जा 5 प्लस 6, तो ये -6.65 करके इसका आंसर आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो मरकरी थर्मामीटर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है, तो इसका आंसर कितना है 300 डिग्री। ठीक है, जो मरकरी थर्मामीटर से मैक्सिमम 300 डिग्री तापमान तक नाप सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए एक आपको फिगर दिया गया और आपसे पूछा है कि ये कौन सा टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बायोमेटेलिक थर्मामीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ रेड हॉट मेटल्स अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस। जो बिल्कुल लाल गर्म जो भट्टी से मेटल निकलता है ना, तो उसका जो तापमान होता है हम किस चीज से नापेंगे।
अब देखिए, इसको हम नापते हैं पायरोमीटर से नापते हैं। जो भी पायरोमीटर्स होंगे ना, वैसे इसमें ज्यादातर पायरोमीटर ही दिए हैं दोनों, तो जो पायरोमीटर होते हैं वो जो उच्चतम तापमान होता है ना, वो हम पायरोमीटर से ही नापते हैं। जैसे कोई भट्टी का तापमान है जहां लोहा पिघल रहा है, स्टील बन रहा है, दुनिया भर के जो भी बड़े जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसको हम पायरोमीटर से नापते हैं। मगर अब पायरोमीटर भी दो तरह के इसमें दिए हैं, तो उसको हम नापेंगे रेडिएशन पायरोमीटर से। रेडिएशन पायरोमीटर से इसलिए क्योंकि रेडिएशन पायरोमीटर में डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो केवल दूर से ही उसका तापमान पता कर लेता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया रेडिएशन पायरोमीटर। अगले क्वेश्चन में पूछा है विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट से कौन सा हीट ट्रांसमिशन होता है। देखिए, अब जो हीट ट्रांसमिशन होता है वो तीन तरह से होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। ठीक है, तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन को हम बोलते हैं हिंदी में चालन, कन्वेक्शन को बोलते हैं संवहन, और रेडिएशन को बोलते हैं विकिरण। देखिए इसमें क्या होता है। कंडक्शन क्या होता है, सॉलिड्स में अपियर होता है जनरली, जहां पर हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर कोई मेटेलिक रॉड है, अगर ये कोई मेटेलिक रॉड है, ठीक है, अगर आप इसको यहां से हीट अप करते हैं, यहां से आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको यहां पे हीट मिल जाती है। तो ये किसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, कंडक्शन का एग्जांपल है, चालन का। ठीक है, ये जनरली मेटल्स में होता है, और इसमें हीट किस तरह से ट्रांसमिट होती है कि ऐसे यहाँ पर जो मेटल्स होता है ना, इस तरह की वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो जब इसको हीट मिलती है तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये जब वाइब्रेट करता है तो इससे इसको एनर्जी मिलती है, फिर इससे इसको एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से एक एक करके एनर्जी यहाँ पहुंच जाती है। ये अपनी प्लेस से मूव नहीं करते हैं। दूसरी जगह पे कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन लिक्विड्स में होती है, जैसे पानी का उबलना। अगर आप पानी के उबलने को गौर से देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए बर्तन है और यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है, तो उसको जो आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कन्वेक्शन में क्या होता है, अगर आप यहाँ से हीट दे रहे हैं कि जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं ये गर्म होके यहाँ पहुंच जाएंगे, और जो यहाँ के कम टेम्परेचर का मॉलिक्यूल है इनकी जगह लेंगे। तो इस तरह से एक साइकिल सी बन जाती है कन्वेक्शन में। कंडक्शन में कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करता है, वो बस अपने बगल वाले को देता रहता है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। मगर कन्वेक्शन में क्या होता है, वो खुद ब खुद अपनी जगह से मूव कर जाता है, तो ये होता है कन्वेक्शन। ये जनरली लिक्विड्स में पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, रेडिएशन। देखिए रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सूरज है, मान लीजिए यहां पर सूरज है, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी हीट आ रही है। तो ये किस लिए आ रही है, रेडिएशन से आ रही है। रेडिएशन में कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है हीट के लिए, वो सीधे यहां से आधा पहुंच रही है। बहुत अच्छा एग्जांपल है सूरज का और पृथ्वी का। बीच में क्या है, वैक्यूम है। एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास ही है, बीच में कुछ नहीं है, गलतफहमी मत रहिएगा। जो एटमॉस्फेयर होता है केवल अर्थ के आसपास ही होता है, बाकी एटमॉस्फेयर के बाहर पूरा वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी हीट आ रही है। किस लिए आ रही है, रेडिएशन की वजह से आ रही है। तो हमारा क्वेश्चन था किस प्रकार की ऊष्मा का संचारण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है, तो इसका एग्जांपल है कंडक्शन। अगला क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेसेस बाय अपवर्ड फ्लो। याद कीजिए, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। मैंने अभी बताया था, किसका एग्जांपल दिया था, पानी का दिया था। पानी उबल रहा है, यहां के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, तो उसका आंसर क्या है, कन्वेक्शन, संवहन। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। रेडिएशन में बस एक चीज याद रखिए, सूरज और धरती, बीच में कुछ नहीं। देखते हैं इसका क्या है। एन आयरन रॉड इज हीटेड विद वन ऑफ द एंड एंड हीट इज ट्रांसमिटेड टू द अदर एंड। कंडक्शन का एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा। कोल्ड वाटर गोज टू द बॉटम फ्रॉम टॉप व्हाइल ऑन हीटिंग द वाटर। जो गर्म पानी है वो ऊपर जा रहा है और जो ठंडा पानी नीचे आ रहा है। कन्वेक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इन्होंने। ऑयल हीटिंग गैसेज हीट ट्रांसमिटेड टू सराउंडिंग्स, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगला देखते हैं, द हीट फ्रॉम सन ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस। देखिए वही वाला एग्जांपल आ गया। तो ये किसका एग्जांपल है, रेडिएशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। इसको बोलते हैं हम लीनियर एक्सपांशन। देखिए अभी इसमें आपको तीन तरह के एक्सपांशन देखने को मिलेंगे। सबसे सिंपल होता है लीनियर एक्सपांशन। मान लीजिए जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें कुछ एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन मतलब उसका फैलाव होता है। मान लीजिए अगर अभी इसकी लेंथ L है और अभी हमने इसको हीट अप करना शुरू कर दिया तो उसकी लेंथ फैल के कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इतनी हो गई ये, तो उसको हम क्या बोल देंगे,
dl इसकी लेंथ बड़ी है तो इसको हम बोल देंगे लीनियर एक्सपांशन, रेखीय प्रसार। जो प्रसार सिर्फ लेंथ में होगा उसको बोलेंगे रेखीय प्रसार, जो प्रसार उसके पूरे वॉल्यूम में हो जाएगा उसको बोल देंगे वॉल्यूम का प्रसार। ठीक है, जो एक्सपांशन उसके एरिया में होगा उसको बोल देंगे क्षेत्रफल का प्रसार। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनाए होंगे। तो अभी इसमें हमसे पूछा था कि लेंथ केवल एक्सपांड कर रही है तो हमने बोल दिया लीनियर एक्सपांशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। देखिए एक फॉर्मूला होता है L = L0 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आगे से बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो आपका चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, इसमें पहले हीट और टेम्परेचर की थ्योरी है। ठीक है, ये 3 पार्ट में है। पहले हीट टेम्परेचर के बारे में डिफरेंसेस बताया गया है, उसके बाद क्या है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के बारे में बताया गया है कि हीट कैसे ट्रांसमिट करती है, और तीसरे पार्ट जो उसका न्यूमेरिकल सेक्शन है उसमें क्या बताया गया है कि जैसे आपने कोई रॉड है उसको आपने हीट कराया तो उसका एरिया कितना चेंज हो गया, उसका लेंथ कितना चेंज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो वो फैलती है। ठीक है, तो ये उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। तो इसमें जो अल्फा होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। अबे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अगर लीनियर एक्सपांशन हो रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन तो सुपरफिशियल एक्सपांशन हो रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन और क्यूबिकल एक्सपांशन हो रहा होगा। तो अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। तो देखिए इसमें हमसे ये पूछा गया है तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि लेंथ है इसलिए लीनियर एक्सपांशन। अगर एरिया होता तो सुपरफिशियल हो जाता, अगर वॉल्यूम होता तो क्यूबिकल एक्सपांशन हो जाता। दूसरी चीज इसमें पूछा है कि इसका फॉर्मूला होता है अल्फा का, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होती है उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद करना पड़ेगा, प्रति डिग्री सेल्सियस यूनिट होती है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर 2 गुणा लीनियर एक्सपांशन। देखिए जब आप लीनियर एक्सपांशन का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब क्या होगा सिर्फ लेंथ में एक्सपांशन होगा। जब लेंथ को आप 2 गुणा कर दें तो वो बन जाता है एरिया का एक्सपांशन। ठीक है, जब आप लेंथ को इंटू 2 कर देंगे तो आपको मिलेगा एरिया का एक्सपांशन। इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन। और अगर आप लीनियर एक्सपांशन को इंटू 3 कर देंगे तो आपको मिलता है वॉल्यूम का एक्सपांशन, जिसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपांशन। ठीक है, तो अभी हमसे क्या पूछा है कि जब 2 गुणा लीनियर एक्सपांशन हो तो क्या उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। ये एरिया के लिए यूज होता है। 2 गुणा इसलिए क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 2 चीजें आती है ना उसमें, इसलिए उसको 2 गुणा करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो उसमें 3 चीजें आती हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टर्म कॉल फॉर 3 इंटू लीनियर एक्सपांशन। अगर लीनियर एक्सपांशन को 3 गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये थे पार्ट 1 के क्वेश्चंस। पार्ट 2 के क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हमारी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।